चलो, आज हम लोग बायोलॉजी टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, सेल। ठीक ना? ध्यान सुनना, सेल पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका। जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कोशिका। ठीक, कोशिका टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जान लें क्यों महत्वपूर्ण है ये। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि इससे करीब हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। साथ ही साथ ये हम जब अपना शरीर का अध्ययन करेंगे, बायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं हम लोग, तो जब शरीर का हम अध्ययन करेंगे तो ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी शरीर हमारा जो बड़ा अंग है, उस बड़े अंग का सबसे छोटी इकाई होती है सेल। यानी अपने बड़े चीज़ को हम समझने के लिए क्या करेंगे, छोटी चीज़ को अध्ययन करेंगे। ठीक ना? जैसे एक मकान बनाते हैं, तो जब मकान बनाते हैं तो हम लोग ईंट का अध्ययन करते हैं कि मकान कैसे बनेगा, कितना नींव खंदेगा, ईंट कितना लगेगा प्रयोग, कौन सा ईंट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से शरीर को पढ़ने के लिए हमको उसकी छोटी इकाई सेल को पढ़ना होगा। तो सेल के बारे में कैसे पढ़ना है, तो पहले पढ़ना है सेल क्या है। ठीक ना? सेल के बारे में कुछ छोटे छोटे तथ्य पढ़ना है। तब पढ़ना सेल का आवरण। सेल जो होता है, बहुत सारे सेल की विशेषताएं होती है। जैसे मान लो आकृति के आधार पर सेल का अंतर पढ़ लेना, आकृति के आधार पर। उसके बाद तुमको प्राकृतिक और यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में, प्लस तुमको सेल पादप और जंतु कोशिका में अंतर, ये पढ़ लेना है। तब आगे पढ़ना सेल का जो आवरण होता है। मान लो सेल हमारा है, तो सेल का जो आवरण है, सेल क्या होता है, देख, शरीर का एक छोटा सा अंग है। मान लो ये हमारा बॉडी है, ये हमारा मान लो बॉडी है। इस बॉडी में से हम कहीं भी अपना एक छोटा सा अंश का मान लो निकाल लिए। निकालने के बाद उसमें से जो छोटा अंश है वही हमारा सेल है। ठीक ना? सेल कोशिका, जितने हो कि सेल मर जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? सेल अगर हमारे शरीर में मर गया तो हमारा बॉडी का कोई यूज नहीं होगा। इसीलिए सेल का जिंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए देखता होगा कि जब सेल हमारा पुराना हो जाता है या डेड हो जाता है, तो नए सेल का निर्माण होता है, ताकि हमारा बॉडी को क्या रखे, जिंदा रखे। और सेल डेड कर गया तो बॉडी भी ख़त्म। तुम देखते होगे कि कोई व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक पीटता है, चोर डकैत को मान लो लंबे समय तक लोग पीटता है, तो पीटते पीटते वो क्या होता है, मर जाता है। तो क्यों मरता है? उसका सारे कोशिकाएँ क्या होती है, मर जाती है। इसलिए चोर पिटाते पिटाते सुनते होगे मर गया। ठीक ना? तो सेल इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक से हम अपने सेल को नहीं समझेंगे, छोटी इकाई को नहीं समझेंगे, तब तक से हम शरीर के बारे में नहीं जान पाएंगे। जैसे कि मान लो जब तक से हम क ख नहीं समझेंगे, तब तक से हम वर्ड नहीं बना पाएंगे। और जब वर्ड्स नहीं बना पाएंगे तो फिर सेंटेंस नहीं बनाएंगे। जब सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो एक स्टोरी नहीं बना पाएंगे। उसी तरह से स्टोरी का संबंध यहाँ पर हमारा क्या, शरीर से है। ठीक ना? समझ रहा है? सेंटेंस का संबंध क्या है, हमारा अंग तंत्र से है। और वर्ड्स का मतलब क्या है, तत्व हमारा ये ऊतक से है। और कोशिका का मतलब क्या है, क से है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या है, फैक्चुअल तथ्य, जहाँ से क्वेश्चन आता है, अंतर से भी क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाह्य आवरण से भी क्वेश्चन आता है, और इसी के अंदर हमारा कोशिकांग है, जिसके बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना? फिर केंद्रक है, फिर लास्ट में होता है सेल डिवीज़न। ये इसका 2-3 लाइन में पढ़ कर निकल जाना है, क्योंकि ये हम लोग को नहीं पूछता है। ये सब जिसका बीए में हो गया, बीएससी हो गया, ये सब एमएससी, आईएससी, ये सब में सब पूछता है। ये जिसका बायोलॉजी है, हम लोग को इसका कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल ग्रांड में पूछता है ये सब। ठीक है? हम लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कोशिकांग से, इसीलिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा बीबीआई है। ठीक ना? कोशिकांग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब आते हम लोग इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं आगे की ओर। देखो, कोशिका। सबसे पहले जो हम कोशिका के बारे में बात किए कि शरीर की सबसे छोटा इकाई है, अंग नहीं बोलना। पूछेगा तो क्या बोलना, शरीर की सबसे छोटी क्या इकाई है। मतलब हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है, मतलब हमारा ये शरीर है। इस शरीर में से एक छोटा सा छोटा कण निकालेंगे, मतलब मांस निकालेंगे या शरीर का भाग निकालेंगे, तो उसी को मान लेते हैं हम लोग सेल मान लेते हैं। ठीक ना? तो ये इकाई है, इकाई मतलब हिस्सा उसका है। ठीक ना?
जैसे कि मान लो इतना बड़ा है कोई चीज़, तो उसका एक छोटा सा क्या हो गया, भाग हो गया, वही इकाई होता है। तो सेल क्या है, हमारे शरीर की छोटी क्या इकाई है। अंग नहीं बोलना है, अंग इसलिए नहीं बोलना है कि जब हम सेल को निकालें, मान लो ये छोटा सा सेल को इस शरीर में से निकाला, तो अब इसको जब बड़ा करोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे या मान लो जूम करोगे, तो इसमें बहुत सारे फिर छोटे छोटे अंग हैं, राइबोसोम, गाल्जी काय, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो ये सब अंग है, ये सब अंग है, ये सब तुमको इकाई नहीं है। तो एक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग है वही सब अंग, इसीलिए कोशिका का अंग बोला था उसको, नाम पड़ा कोशिकांग, ठीक ना। तो कोशिकांग और इकाई में अंतर समझा। अंग इकाई में, इकाई मतलब होता किसी चीज़ का एक हिस्सा, ठीक ना, और अंग मतलब होता उस हिस्से में फिर छोटे छोटे चीज़। तो इसीलिए बोलना कि सेल जो है छोटा अंग नहीं है, एक इकाई है, क्योंकि उसमें भी फिर छोटे छोटे कई अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब, ठीक। अब बताओ, सेल इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल बोलेंगे। बायोलॉजिकल नेम क्या, साइटो। तो ध्यान रखना, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या बोलना है, साइटो बोलना है, ठीक ना। चलो इसी साइटो के बारे में, साइटो प्लस लोज, कोशिका के बारे में विचार करना को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन करेंगे, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आओ, ऐसे साइंस जो है थोड़ा सा करके देख लेना 2-3 बार वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। और अब होता है कि सेल देखो क्या है हमारे, तो जैसे हमारा सेल जो है शरीर का आधार होता है, लिखा हुआ है, देखो सेल जो शरीर का आधार कैसे होता है, आधार इसलिए होता है कि मतलब कि जैसे कि मान लो एक इकाई से बना, ऐसे से कई इकाई मिलकर एक क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। माने एक सेल के कई इकाई मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अंग बनकर क्या बनते हैं, अंग तंत्र। अंग तंत्र में हो गया जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक। वही अंग तंत्र मिलकर क्या बनते हैं, फिर बॉडी बनते हैं। तो शरीर की हमारे मनुष्य में सबसे बड़ी इकाई क्या है, शरीर है। सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। अंग नहीं बोलना है, ठीक ना। तो शरीर का आधार होता है, इसी सेल पर मनुष्य का क्या टिका हुआ है, शरीर टिका हुआ है। यानी सेल खत्म, बेस में क्या होता है कि जिस पर जो टिका हुआ हो, सेल खत्म तो मनुष्य खत्म, ठीक ना। यानी मनुष्य का शरीर खत्म हो गया, उल्टा कर दो तो सेल सब क्या आ रहा है, इसका मतलब खत्म हो गया है। अब देखो लिखा हुआ, ये शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो सेल के बारे में लोग क्या पढ़े कि शरीर की रचनात्मक और क्या ये क्रियात्मक इकाई है। देखो कैसे रचनात्मक, जैसे कि मान लो हमारा अंग बना है, अंग किससे बना है, कई छोटे छोटे टिश्यूओं को मिलकर बना है, या कई छोटे छोटे सेल को मिलकर बना है, ठीक ना। तो ये रचना हो गया। रचना में क्या होता है, संरचना। जैसे कि हमारा सेल हो गया, सेल से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, तो ये हमारा संरचना हो गया, ठीक ना। अंग तंत्र बना, फिर क्या बना, हमारा शरीर बना। तो शरीर की छोटी इकाई संरचना में कौन हो गई, सेल हो गया। इसीलिए शरीर की रचनात्मक इकाई ये इकाई है, ठीक ना। कार्यात्मक कैसे है, जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं, तो मुंह हमारा अंग है ना। मुंह किससे बना, उत्तक से बना है। अभी ना बोले कि सेल के बाद उत्तक आता है, उत्तक के बाद उत्तक से मिलकर क्या बने हैं, अंग बने, अंग से मिलकर क्या बने हैं, अंग तंत्र बने हैं, ठीक ना। तो ये कार्यात्मक कैसे हो गया, तो मान लो हम बोल रहे हैं, तो बोल किससे रहे, मुंह से बोल रहे हैं, तो मुंह हमारा अंग हुआ। मुंह किससे बना है, उत्तक से बना है। उत्तक किससे बना है, सेल से बना है। तो मुंह से बोल रहे हैं तो समझ लो कि उत्तक से ही बोल रहे हैं, समझ लो हम सेल से ही बोल रहे हैं। इसीलिए शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हुआ। यानी रचना में हम सबसे छोटे हैं, और कार्य भी हम, जैसे हमारा शरीर बड़ा है, उसका छोटा अंग कौन हुआ, सेल हुआ। बोल रहे हैं मुंह से, तो मुंह बड़ा अंग हुआ, और सेल क्या हुआ, छोटा सा हुआ। मुंह से बोलो या सेल से बोलो, मुंह नहीं बोलता, बोलो सेल बोल रहा है, हमारा इकाई हो गया, ठीक ना। इसीलिए कहता है रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, समझा। रचनात्मक मतलब संरचना के अनुसार बड़ा, शरीर से हो गया अंग तंत्र, फिर अंग, उत्तक, फिर कोशिका, ठीक। तो शरीर की छोटी रचनात्मक इकाई हुई, रचना मतलब संरचना। अब जैसे मुंह से हम बोल रहे हैं, तो मुंह बड़ी इकाई हो गई, और छोटी इकाई क्या हो गई, सेल। क्योंकि मुंह किससे बना है, सेल से बना है, ठीक। इसलिए इसको बुलाता है आधार। क्यों बुलाता है, सेल नहीं रहेगा
सेल से ऊपर गया उत्तक, उत्तक से गया तो बेस कौन दिया? सेल दिया। इन सेल नहीं तो शरीर नहीं, इसलिए इसको आधार बोलाता है। तो पूछेगा शरीर की आधार क्यों हुआ? तो सेल नहीं तो शरीर नहीं। रचनात्मक क्यों? इकाई है, क्योंकि संरचना में सबसे बड़ा शरीर होता है, तो सबसे छोटी क्या होती है? सेल होती है, इसीलिए इकाई हो गया। कार्यात्मक में क्या हो गया? हम कार्य जो करते हैं, मुंह से खाना खाते हैं तो खा रहे हैं, मुंह बड़ी इकाई हो गया। और उस मुंह किससे बना? तो सेल से बना, तो छोटी इकाई हो गया। ये सब पकड़ लेना, ठीक ना। इसको हम ऐसे देखो, सेल एक ही तरह के कई सेल मिलकर क्या बने हैं? टिश्यू बने हैं। फिर क्या बने वो लोग मिलकर? कई टिश्यू मिलकर क्या बने? ऑर्गन बने, ठीक। फिर कई ऑर्गन मिलकर क्या बने? श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, ऐसे कई तंत्र हैं, पाचन तंत्र। और ये सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बने? बॉडी। जैसे इसको आम भाषा में लोग, जाओगे भारतीय भवन पुस्तक में तो एग्जाम्पल मिलेगा ये सब चीज़। देखो, जैसे कि मान लो हमको एक मकान बनाना है, तो मकान हमारा क्या हो गया? बॉडी के समान है कि मकान में हम कुछ अब नहीं कर सकते हैं, हमारा मकान बन गया, रहेंगे उसमें अब। उसी तरह से ईंट होता है मकान में। मकान क्या बनता है? कमरा को मिलाकर बनता है। कई कमरे मिलकर एक क्या बनते हैं? मकान। कमरा किससे बनता है? दीवार बनाकर। दीवार किससे बनते हैं? ईंट से बनते हैं। हालांकि ईंट के अलावा और भी चीज़ लगता है, लेकिन बेसिक बनाने के लिए क्या बनता है? ईंट। तो ईंट हमारे यहाँ पर क्या हो गया? मकान की छोटी इकाई। और बड़ी इकाई क्या हो गया? मकान। जैसे ईंट, कई ईंट मिलकर क्या बनते हैं? मकान, थी दीवार बनेगा। कई दीवार मिलकर क्या बनते हैं? एक मकान बनते हैं। मान लो चारों से दीवार बनेगा ना, तो कई दीवार होगा ना। कमरा बना, एक कमरा से क्या बनता है? एक कमरा से बाथरूम कमरा, शयन कमरा, डाइनिंग रूम, सब मिलकर एक क्या बनते हैं? मकान। अब मकान के ऊपर तो कुछ होता नहीं है। मकान के ऊपर जाओगे तो एक शहर बनेगा, शहर के ऊपर जाओगे तो एक जिला बनेगा, जिला के ऊपर जाओगे तो एक देश बनेगा, राज्य बनेगा, राज्य के ऊपर जाओगे देश बनेगा, देश के ऊपर जाओगे तो महादेश बनेगा, महादेश के ऊपर जाओगे तो विश्व बनेगा, विश्व के ऊपर जाओगे तो ब्रह्मांड बनेगा, ठीक ना। ब्रह्मांड लाश हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर है। तो बोलना, जिस तरह से हमारे सेल का जस्ट लाइक कौन हो? ईंट हो गया। टिश्यू की जस्ट लाइक कौन हो गया? दीवार हो गया। ऑर्गन के जस्ट लाइक कौन हो गया? सिस्टम हो गया, कमरा हो गया। और बॉडी की जस्ट लाइक क्या हो गया? मकान हो गया। तो मकान की तुलना किससे होती है? बॉडी से। तो सब समझने के लिए ये सब 4-5 समझना कि शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा गया है? कोशिका को। कोशिकांग को नहीं कहा गया, कोशिका को। समझा ना। कोशिका का सेल और अंग में क्या अंतर है? सेल इकाई है, अंग नहीं छोटी। नेक्स्ट आते हैं अब, सेल से संबंधित कुछ तथ्य बताते हैं, ठीक। देखो, जो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बताते हैं? सबसे पहले फैक्ट पकड़ लेना। कॉन्सेप्ट आगे हम निकालेंगे क्लास। उम्मीद है कि 2 या 3 क्लास में इसको हम पूरा कर देंगे। सबसे पहले आओ, सबसे पहले सेल के बारे में, इसे मान लो ये हमारा बॉडी है। बॉडी में जो छोटी इकाई वो किसको खोजा था? तो मृत कोशिका था, ठीक ना। तो सबसे पहले किस कोशिका को खोजा गया? मरा हुआ कि जीवित कोशिका को? तो मरा हुआ बोलना। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। जान ही रहा कि वैज्ञानिक का काम क्या होता है? वैज्ञानिक, हमारा काम क्या? पढ़ाना है। खिलाड़ी का काम क्या? खेलना। चोर का काम क्या? दिन भर चोरी करने का टेक्निक भिड़ाना। तो हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है, ठीक ना। सब अपना उसी में भिड़ा हुआ है, उसी में तकनीकी विद्या से करता है। जैसा कि बड़ा ही वो क्या करेगा? लकड़ी बनाएगा, बनाते बनाते उसमें मॉडिफिकेशन कर देगा। उस रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, जैव वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया? एक पादप देखा, मैंने पौधा, उसके पेड़ को जब देखा उसने, पेड़ में कौन सा? उसका लकड़ी का छाल, छाल समझता है ना। तो छाल में जब देखा तो उसी छाल में उसने पहली बार मृत कोशिका देखा था। जब छाल में देखा कि छोटे छोटे कण हुए टोड़ा, तो कोशिका मिला। और वो कोशिका कैसा मिला? मृत है। पेड़ का छाल, लकड़ी का छाल जो नीचे गिरा हुआ था, जिसको सर्जन तंत्र बोलते हैं हम लोग। यानी हम लोग जैसे कैसे करते हैं, लाइटिंग करते हैं, नाक छींकते हैं, पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, सब पसीना आता है, वैसे पेड़ का भी उत्सर्जन तंत्र है। जैसे लकड़ी का छाल गिर गया, पेड़ का छाल, पत्ता टूट गया, तो उसी पत्ते टूटे हुए का उसने जब अध्ययन किया रॉबर्ट हुक ने, तो पेड़ का छाल जब गिर गया तो कैसा हो गया? मृत हो गया कि जीवित हो गया? मृत हो गया। देखते हो ना, सूख जाता होगा। तो इसी में से तो कोशिका क्या होगा? इसका मर जाएगा। तो पादप में पहले पता चला था कि जंतु में, तो बोलना पादप में,
कि पेड़ क्या होता है, पादप होता है। रावट ठोकने 1665 में हो जाता है, जिसको 17वीं शताब्दी बोलते हैं हम लोग। सबको बताया गया है कि 1500 अगर 65 रहता तो 16वीं होता। डेट रहे और ईस्वी बदलना तो 1 साल बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। इसी की चर्चा इसने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था, ठीक ना। तो सबसे पहले किस सेल की खोज हुई थी, मृत कोशिका की कि जीवित कोशिका की? तो मृत बोलना। किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने। एक रॉबर्ट ब्राउन है जो केंद्रक खोजा है। कौन कोशिका में? तो पादप में, ठीक ना, पूछ सकता है। लकड़ी की छाल में किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। और कहा कि इसी सेल से ये छाल बना है, इसी छाल से ये पेड़ बना है, तना बना, तना से फिर क्या बना? पेड़, ठीक। अब होता है कि जब मृत कोशिका हो गया तब जीवित सेल का बारे में पता लगाएगा। तो जीवित सेल के बारे में सबसे पहले ल्यूइन हाक ने बनाया था 1674 में। और ये जीवित सेल जो था सबसे पहले कैट पर देखा गया था, बिल्ली पर, ठीक ना। जो कि मृत कोशिका किस में? पादप में। अब आता है दूसरा फैक्ट है, ये फैक्ट है, फैक्ट का मतलब इसको रटना है, ठीक ना। दूसरा कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में उसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना, उस पर जो नीतियाँ बनाई गई उस पर अध्ययन करना। जैसे सेल के बारे में कहता है कि सेल, ठीक ना, सेल जो है कई सेलों को मिलकर एक क्या बना है? जीव बनता है, ठीक ना। तो कई लाख सेल एक व्यक्ति, मनुष्य में तुमको पता ही होगा कि हमारा मनुष्य में 5 अरब सेल है। एक औसत मनुष्य में 5 अरब। अब खाली हो गया तो खाली में तो बड़ा हो जाएगा, बच्चा में छोटा से कम सेल हो जाएगा तो अलग बात है। लेकिन एक मनुष्य में करीब 5 अरब सेल होते हैं, औसतन ही होता है। तो जो बड़ा होगा उसको क्या हो जाएगा? बड़ा सेल हो जाएगा। जो कम होगा छोटा होगा, सेल संख्या उसमें कम होगी। तो ये कहता है कोशिका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत का मतलब क्या होता है? थ्योरी देना उस पर, जिस पर सभी लोग बाद में अमल करें। जैसे न्यूटन गति का थ्योरी है, पृष्ठ तनाव थ्योरी, उस पर सभी चीज़ें अमल की जाती है। तो हमारा स्लाइडेन और स्वान ने, तो सबसे पहले स्लाइडेन ने 1838 में, तब 1839 में स्वान ने, इन दोनों ने बोला था कि सभी शरीर, जितने भी मनुष्य शरीर हैं विश्व में, जितने भी बॉडी हैं, चाहे वो पादप जगत हो चाहे वो जंतु जगत हो, दोनों जगत का जो शरीर है वो कई सेलों से मिलकर बना है। इसी को बोलते हैं सेल थ्योरी। मतलब एक सेल से मिलकर, एक जैसे कई सेलों से मिलकर एक शरीर का निर्माण होना, वही सेल थ्योरी कहलाता है, ठीक ना। तो सेल थ्योरी क्या है? तो मान लो छोटे छोटे कई सेल मिलकर टिश्यू बनाए, तो टिश्यू से क्या बना? अंग बना। अंग से क्या बना? अंग तंत्र बना। अंग तंत्र से क्या बना? शरीर बना। यही सेल थ्योरी हो गया। इसी थ्योरी को किसने बताया था पहली बार? स्लाइडर ने और स्वान ने, ठीक ना। तो मतलब पहले यानी सेल से लेकर शरीर तक के बीच में आने वाले सभी प्रक्रियाओं को सेल सिद्धांत बोला गया है, ठीक ना। डायरेक्ट सेल से शरीर नहीं बनेगा, तो क्या बताया? सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। अब बताओ, टिश्यू, ठीक ना। आगे बताते हैं उसको। अब होता कोशिका के वृद्धि में भूमिका होती है प्रोटीन की। मतलब तुम्हारे शरीर में जो सेल होता है वो बढ़ता कैसे है? बढ़ता मतलब क्या होता है? उसका आकार बढ़ा हो जाएगा? नहीं, ध्यान रखना, आकार नहीं बड़ा होगा, उसकी संख्या में वृद्धि होगी। टूटेगा, वो टूट करके नए सेल का निर्माण करेगा। तो संख्या में वृद्धि बोलना, आकृति नहीं बढ़ जाना। सेल का आकृति मत बढ़ा देना कि सेल आकृति बढ़ जाता है। सेल जो अपने मूल रूप में है उसी रूप में रहेगा, ठीक ना। जहाँ जहाँ जैसे मान लो हमारा 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 जो शरीर के अंक में, शुक्राणु में है, अंडाणु में बड़ा बड़ा सेल है, तो जो जिस सेल का रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा, वो सेल बढ़ेगा नहीं। हाँ, उसमें अन्य संख्याएं मिलकर उसकी आकृति बढ़ा दी जाती है, वो टिश्यू बन जाता है तब। ये तुम डायरेक्ट नहीं बोलते कि सेल, देखो एक सेल है ये बड़ा हो गया। सेल याद रखना कभी बढ़ता नहीं है। सेल के टिश्यू, सेल का जो सेल जो है वो बढ़ता नहीं है। बोलना उसमें है कि सेल की संख्या में वृद्धि होती है। तो देखो कोशिका की वृद्धि में ये भूमिका होती है। तीसरे हम कहते हैं प्रोटीन लेते हैं हम लोग। तो मान लो अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे क्या होता है? सेल का निर्माण होता है। सेल का निर्माण होगा नहीं, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन में क्या होगा? नया सेल बनेगा। जब प्रोटीन लेंगे तो जब नया सेल बनेगा तो सेल की संख्या में वृद्धि होगी, तो हमारा मांस उत्तक क्या होगा? बढ़ेगा। उत्तक बढ़ेगा तो अंग क्या होगा? हमारा अंग में वृद्धि हो जाएगी। सेल वृद्धि मत बोलना कि सेल मोटा बढ़ जाएगा।
सेल की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक ना। सेल इतने ही नहीं कि सेल इतना छोटा है इतना बड़ा हो जाएगा, ये नहीं बोलना है। सेल उसी आकृति में रहेगा। वो सेल टूट कर कई खंड में बटेंगे, फिर उससे नए सेल का क्या होता रहेगा, निर्माण होगा। तो इसीलिए हम लोग को प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर देखता हुआ जिसका शरीर कमज़ोर होता है तो प्रोटीन खाने के बोलता है, ताकि उसकी मांसपेशी सेल बढ़ेगा तो उत्तक बढ़ेगा तो मांसपेशियाँ बढ़ेगी तो अंग बढ़ेगा, ठीक ना। तो पूछ सकता सेल कोशिका की वृद्धि में भूमिका किसकी होती है, प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन मांसपेशियों को बढ़ाता है। नेक्स्ट होता है सेल के बारे में भी हम फैक्चुअल पढ़ रहे हैं। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, मतलब वो गोला भी कहीं दिखेगा, कहीं पर चपटा भी दिखेगा, कहीं पर त्रिभुजाकार दिखेगा। इसकी कोई आकृति नहीं है, विशेष आकृति कि गोल ही होगा ये, ठीक ना। कोई आकृति विशेष नहीं है कि गोल ही होगा, ठीक ना। आप हो क्योंकि कहीं कहते इतना होगा तुम लोग अमीबा का उल्टा पुल्टा छितराया रहेगा। जिसे मान लो जिसका कोशिका झिल्ली नहीं है उसका छितराया रहेगा, ठीक ना। जैसे कि मान लो पादप जगत का जाते होगा तो चौड़ा होता है, हमारा मनुष्य का सेल क्या होता है, गोला होता है, ठीक ना। ये ध्यान रखना। कोशिकांग, अब देखो कोशिकांग का मतलब क्या होता है, हमारा जो सेल है इसको बड़ा करेंगे तो ये हो गया कोशिका, ठीक ना। अब इसी में छोटे छोटे कोशिकांग क्या होते हैं, जीव द्रव में तैरते रहते हैं, जिसका आगे हम चर्चा करेंगे। तो कोशिकांग का मतलब था कोशिका के अंदर का भाग। इसीलिए सेल को हम छोटी इकाई बोलते हैं, अंग नहीं बोलते हैं। अंग उसके अंदर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोल्स, ठीक ना। तो उसी में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो छोटे छोटे कोशिकांग हैं उसी में सबसे बड़ा होता केंद्रक है कोशिकांग। तब होता राइबोसोम, केंद्रक का नाम जानती हो, जिसमें गुणसूत्र पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, जीन पाया जाता है, ठीक ना। और राइबोसोम का मतलब जानते ही हो कि प्रोटीन का निर्माण करता है ये। तो सबसे बड़ा कोशिकांग, ये देखो जैसे मान लो ये बड़ा हो गया कोशिकांग एक सेल के अंदर, ये हो गया छोटा। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, केंद्रक। और सबसे छोटा कौन होता है, राइबोसोम। कोशिकांग कोशिका का अंग, ठीक। अब होता है ये कहीं कभी कभी इतना छोटा होता है कि इसको बिना नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक ना। इसको मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं माइक्रोमीटर, क्योंकि इतना छोटा होता है कि उसमें सेंटीमीटर भी कम पड़ जाता है कभी कभी। ऐसे सेंटीमीटर भी है, मीटर में भी है, जैसे तंत्रिका तंत्र की लंबाई मीटर में है, ठीक ना। तो उसको हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ कोशिका ऐसी होती है जो कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का। उसको हम सेंटीमीटर में नहीं माप सकते तो माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम सिंबल में ऐसे देते हैं माइक्रोन, ठीक। और एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक ना, mm, जिसको कहते हैं 1000 का 1वां भाग। जैसे कि मान लो 1000 ये घर है, उस एक घर में से एक जितना लंबाई होगा उतना इसको माइक्रोन का लंबाई मापते हैं हम लोग। तो पूछ सकते हैं एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻³ mm, ठीक। जैसे 4 माइक्रोन हो गया तो 4 × 10 बराबर -3 हो जाएगा, ठीक। मात्रा देखो आप, मात्रा का मतलब होता है संख्या। जितना बड़ा जीव होगा उसमें सेल की संख्या क्या होगी, सेल की संख्या ज़्यादा होगी, तभी तो उसका शरीर बड़ा है, ठीक। जैसे हाथी हो गया जंतु में, पेड़ में बरगद हो गया, इसमें सेल की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। जितना छोटा होगा उसमें सेल की संख्या क्या होगी, कम होगी। चूहा बताओ बड़ा होता है कि हाथी बड़ा होता है, तो चूहा की संख्या कम होगी, तो चूहा में सेल क्या होगा, कम होगा। बरगद की चमेली सबको पता ही हो गई। अब होता है सबसे छोटा ओवरऑल सेल कौन होता है, माइकोप्लाज्मा ग्लाइसिमा, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक ना। तो माइकोप्लाज्मा ग्लाइसिमा जो होता है सबसे छोटा सेल होता है, माइक्रोन 0.5 इसकी माइक्रोन क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। ये माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखा सकता है, तो पूछता है माइकोप्लाज्मा ग्लाइसिमा, ठीक ना। अब होता है कि बड़ा, सबसे बड़ा कौन होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा ओवरऑल, जिसका 177 मिलीमीटर इसका सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। 120 170 × 120। मनुष्य में सबसे बड़ा क्या होता है, अंडाणु का होता है। अंडाणु मतलब समझ रहे ना, मनुष्य का अंडाणु महिला में जो होता है। और मनुष्य में सबसे छोटा क्या होता है, शुक्राणु में, पुरुष का वृषण में होता है। नेक्स्ट, सबसे लंबी और अधिक समय तक पूछेगा जीवित रहने वाला कौन था, तंत्रिका तंत्र में।
इसकी जो कोशिका होती है सबसे लंबी होती है, लगभग 1 मीटर, और ये सबसे लंबे समय तक जीवित रहती है, क्योंकि सर जितना लंबा होगा उतना ही जीवित ज़्यादा होगा, ठीक ना। अब है इसी में एक यकृत की कोशिका पे आते हैं हम लोग। तो यकृत समझता लीवर ना, जिसमें विटामिन ए संचित रहता है, जो हमारे सारे भोजन को क्षारीय में लौड़ीय से क्षारीय बदलता है, ताकि पचने में क्या आसानी हो। तो ये होता है सबसे तेज़ विभाजन इसी का होता है। कहता है कि यकृत में कहीं भी अगर सेल टूट जाए तो तुरंत ये क्या करता है, सेल डिवीजन होकर के तुरंत उसकी क्षतिपूर्ति पूरा कर लेता है। इसलिए देखता होगा लीवर तुरंत डैमेज होने पर तुरंत सही होता है, तुरंत दवा देते हुए तो तुरंत लीवर सही होता है, ठीक है, क्योंकि क्षतिपूर्ति इसका क्या होता है, तेज गति से होता है। तो पूछ देगा किस अंग की क्षतिपूर्ति, किस अंग के सेल की क्षतिपूर्ति सबसे तेज होती है, तो बोलना यकृत अंग की, ठीक। अब आओ संख्या के आधार पर, मान लो एक कोशिका होगा तो कई कोशिकाओं को मिलकर ना बताया तो उत्तक होता है, और फिर अंग होगा, फिर अंग तंत्र होगा। तो बोलना कि जब एक कोशिका है तो उत्तक का निर्माण होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, एक कोशिका से बनता उत्तक कि कई कोशिका से, तो बहु कोशिका में उत्तक होगा। जैसे अमीबा यूग्लिना में कोई अंग नहीं पाते हैं, इसीलिए क्या होता है, एक उत्तक होता है, इन एक सेल से बनता है। चूहा का अंग होता है मुँह नाक कान, इसलिए बहु उत्तक होता है, ठीक ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी यही है, ठीक ना। धीरे धीरे वीडियो बना देते हैं, ठीक। देखो आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पहला देखो क्या अंतर है, समानता भी है तो कुछ अंतर भी है। तो मान लो ये हमारा गोल हो गया जंतु कोशिका का सेल, ये हमारा चपटा हो गया पादप कोशिका का सेल, ठीक ना। आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तक बता देते हैं, ठीक है। 3 वीडियो हो सकता है ले 3 वीडियो में तुमको ये बता देंगे, ठीक है ना, सेल के बारे में। ये बहुत ही लार्ज टॉपिक है, हम लोग को इसका पढ़ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम के साथ भी, और प्लस ये भी पढ़ना है कि जो लड़का, हम एक बेसिक बता दे रहे हैं इसको पर यूट्यूब पर, कॉन्सेप्ट तुम कितना भी पढ़ लेना, एग्ज़ाम की बता दे रहा है कि जितना लड़का मार्केट में जाएगा तो इसका देखो टेक्निक है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है उसको पढ़ लो, और जितना इसका क्वेश्चन मंगा है उसको देख लो, बस हो गया। इस टाइप टेक्निक है, तुमको ज्ञान नहीं बांटना, ये रिजल्ट देना है, ठीक ना। तो देखो ये क्या है, ये झिल्ली है, ठीक ना, इसमें भी झिल्ली पाता है, और ऊपर आवरण में पाता है भीति। ये झिल्ली है, भीति इसमें नहीं है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले दोनों में अंतर क्या है, पहले देखो इसको अंतर कैसे निकाला जाएगा। तो ये केंद्रक, ये भी केंद्रक, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग हो गए, इसको कोशिकांग बोलते हैं, ठीक ना। यानी कोशिका में भी छोटे हैं। देखो अब सबसे पहले समानता क्या है, झिल्ली यहाँ भी जो आवरण है जो उसको घेरे हुए है, नहीं तो सारे जीव द्रव बाहर निकल जाएंगे। कैसे, एक तालाब होता है, तालाब में देखते हो कि चारों ओर से सीमेंट गेट किया जाता है ताकि पानी बह ना जाए। बाल्टी ले लो, बाल्टी में हम क्या करते हैं, चारों से घिरा हुआ है, तो बाल्टी टाइप, अगर बाल्टी में बताओ नहीं रहता तो सारा पानी क्या होता, छितराता, ठीक ना। एक बाल्टी ले लो, उसमें पानी भर दो, उसी में नाव रखो, कुछ छोटे छोटे सामान रख दो, तो कागज़ का अनेक प्रकार का टुकड़ा सब उसमें रहेंगे, लेकिन वही बाल्टी तोड़ दो तो सारा फैल जाएगा ना। तो इसीलिए ये क्या होता है कि सेल को एक क्या होता है, मजबूती देने के लिए, सेल को एक मजबूती देने के लिए, और बाह्य आवरण से सुरक्षा के लिए, यानी उसको आकृति देने के लिए और बाह्य सुरक्षा करने के लिए ऊपर से क्या बना हुआ, सेल दीवार बना हुआ है, मतलब उसको घिरा, उसके आवरण बना हुआ, घेराव बना हुआ है। ये प्राकृतिक पदार्थ है, हम लोग इसको नहीं बनाए हैं। जैसे झिल्ली है, तो झिल्ली जाओगे तो झिल्ली तुमको पादप कोशिका में नज़र आएगा और जंतु कोशिका में नज़र आएगा। तो ये पहला समानता हो गया। केंद्रक देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है। गॉल्जी का है, देखो बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिससे गॉल्जी का यहाँ भी है तो गॉल्जी का इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है तो राइबोसोम इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है। लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जैसे देखो लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोल्स, हीमोग्लोबिन, ये सब कोशिकांग जीव जंतु में पाते हैं, पादप में नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। अब होता है कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो पादप में लेकिन जंतु में नहीं, जैसे लवक, जिसको कहते हैं प्लास्टिड, सुना ना, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब आगे बता देंगे। और भीति, भीति मतलब वाल,
जो चारों ओर से घिरे हुए, इसको कौन घेरे हुए? झिल्ली। इसको कौन घेरे हुए? तो वाल। तो एक दीवार की भांति होती है। फिर अंतर है आकृति में, इसका आकृति गोल होता है, इसका आकृति चौड़ा होता है, ठीक ना। तो ये आकृति में हो गया, ठीक ना, ये ध्यान रखना। तो ये इसको कैसे बताना? तो 2 फिगर बना लेना, सारा अंग इसमें लिख देना, कुछ अंग इसमें लिख देना, कहना कि ये इसमें भी है, ये इसमें। देखो ऐसे देखें, मान लो ये हमारा जंतु हो गया, बेन पढ़ा चार्ट ना, ये हमारा जंतु हो गया, ये हमारा पादप हो गया। तो जो समानता है ये इसमें आ जाएगा, और जो अंतर है ये इसमें आ जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक ना। देखो अब समझ में आ गया। तो ये पूछता बराबर कि जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या है? भित्ति का, लवक का, लाइसोसोम का, सेंट्रोसोम का, सेंट्रोल्स का, हीमोग्लोबिन का। ये चारों बताओ किस में पाते हैं? जंतु में। किस में नहीं मिलेंगे? पादप में। ये दोनों किस में मिलेंगे? जंतु पादप में। किस में नहीं मिलेंगे? तुम्हें, ठीक ना। ये पकड़ लो। एक और बना देते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर, ठीक ना। अब आता है, देखो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखो ध्यान सुनना, दोनों को हम क्या बताने जा रहे हैं। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल मान लो, ये हो गया यूकैरियोटिक सेल मान लो, ठीक ना। देखो ये दोनों का मतलब होता है इतना दूर का मतलब हो गया, ये अंतर हो गया इससे। इसमें जो चीज़ रहेगा, इसमें जो चीज़ रहेगा दोनों से अलग रहेगा, और इसमें जो चीज़ रहेगा दोनों के लिए समान कॉमन रहेगा। नहीं पढ़ते हो कि सभी चूहे बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली करते हो जब, कि कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। एक लड़का स्कूल, दो लड़के हैं, एक स्कूल जाता है, एक कॉलेज जाता है। कुछ लड़के स्कूल भी जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, या ऐसे पढ़ते हो। एक लड़का फुटबॉल खेलता है, एक लड़का क्रिकेट खेलता है। कुछ लड़के ऐसे जो दोनों खेलते थे, इसमें आ जाएगा दोनों, वैसे ही है। ये हो गया प्रोकैरियोटिक, ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। देखो क्या होता है। अब 2 प्रकार का कोशिका क्यों बनाया गया है इसको? तो क्या आधार पर? सुनो, पूर्ण विकसित और अविकसित, अल्पविकसित। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या देखा गया, वैज्ञानिकों ने क्या देखा, हमारे रीड महोदय ने देखा था क्या, कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसके जो अंग होते हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। अंग का मतलब होता है इसमें जो बातें शामिल हैं, इसमें जो अंग होते हैं, मतलब इसमें जो सेल के जो अंग में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी हैं कि नहीं पाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, या तो नहीं पाया जाएगा या पूर्ण विकसित नहीं है। जैसे केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं है, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं है किसकी तरह। और इसमें क्या होता है, सारे पाए जाते हैं। इसीलिए देता है यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण में समय लगता है। जैसे एक पौधे से दूसरा पौधे बनने में काफ़ी समय लगेगा, एक जंतु से दूसरा जंतु बनने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि इसके अंग काफ़ी कम होते, तुरंत नया कोशिका का निर्माण कर देगा ये। और ये नया कोशिका बनाने में क्या लेता है? समय लेता है। कौन? क्योंकि इसमें केंद्रक बने, इसमें सभी अंग बनेंगे। मान लो ऐसे देखो, एक चौकी बनाना है, ठीक ना, सिंपल चौकी। तो उसको बनाने में कितना देर लगेगा? 10 मिनट लगेगा, या 1 घंटा, 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। लेकिन अब उस चौकी में तुमको डिजाइन देना हो, उसी चौकी में तुमको आगे शीशा का ड्रेसिंग देना हो, तो उसमें समय क्या हो जाएगा? लग जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ कोशिकाएं ऐसी है जिसमें बहुत सारे शरीर के अंतर्गत आने वाले सभी अंग उसमें सम्मिलित है। कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जिसमें शरीर के अंतर्गत आने वाले अंग शामिल नहीं हैं। सारे अंग शामिल है तो शामिल नहीं है, अगर है भी तो कुछ विकसित अवस्था में नहीं है। तो इसी आधार पर यानी विकसित और अविकसित आधार, तो आधार क्या बताया है? विकसित और अल्पविकसित। तो किसका निर्माण पहले होगा? प्रोकैरियोटिक का। इसलिए तुम देखता होगा कि जो अमीबा है, जो तुमको बैक्टीरिया है, विषाणु है, इस तरह कहीं भी तुरंत इनका विकास हो जाता है, डेवलप कर जाते हैं तुरंत ही, ठीक ना। तुरंत ही लोग डेवलप कर जाएंगे, लेकिन इनका डेवलप जल्दी नहीं होता, क्योंकि इनमें अंग है, बहुत सारे अंग हैं। सारे अंग को निर्माण करने में समय लगता है, इसमें अंग कम है, तुरंत पैदा हो जाते हैं। तो देखो अब क्या है, इसमें भित्ति पाता है, इसमें भित्ति पाता है। भित्ति मतलब आवरण, जो चारों ओर से उसको क्या किया हुआ है? रक्षा किया हुआ है। ये बनता प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, इसका बनता सेल्यूलोज का, ठीक ना। भित्ति मतलब जो चारों ओर से क्या करे उसको। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का भी चारों ओर से भित्ति है, और यूकैरियोटिक कोशिका भी चारों भित्ति है। तो याद रखना कि ये जंतु में नहीं होगा, ये किस में होगा? पादप में होगा। और ये किस में होगा?
इसमें देखो यूकेरियोटिक में क्या बताते हैं, पादप भी होता है और जंतु भी होता है कोशिका। तो पादप वाला कोशिका क्या बनाएगा, भित्ति नहीं बनाएगा, जंतु बनाएगा, भित्ति नहीं। तो कोई तो बना रहा है ना, तो कोई बना तो यूकेरियोटिक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ कि यूकेरियोटिक में पादप भी है, यूकेरियोटिक में क्या है, जंतु भी है, ठीक ना। इसमें अब राइबोसोम इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं है, इससे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसमें पावर नहीं मिलेगा। जब पावर नहीं रहेगा तो सारा कोशिका इसका क्या रहेगा, लरुआई रहेगा। सब अमीबा का देते हो कैसे तरह रहता है, उसको उठाते हो डंटा से तब हिलता डुलता सब है। हम लोग में क्या टन से उठ जाते हैं, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर मिला तुरंत उठ गए। पौधा में देखते हो तुरंत पानी मिला तुरंत पावर हो गया, उठ गया। प्रकाश संश्लेषण हुआ तुरंत उठ गया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाता है, जबकि इस यूकेरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम। तो क्या बोले हैं कि देखो केंद्रक है लेकिन अविकसित अवस्था में है, मैंने पूर्ण विकसित नहीं है। जैसे इसमें क्या है, डीएनए भी है, आरएनए भी है, क्रोमोसोम है, जीन है। इसमें डीएनए है तो आरएनए, आरएनए तो डीएनए नहीं है। इसमें डीएनए एक है, इसमें डीएनए द्विगुणित रूप में है। इसका विभाजन अर्धसूत्री होता है, इसका अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों तरह से होता है, क्योंकि इसमें जंतु विज्ञान भी है और वनस्पति विज्ञान भी है, ठीक है ना। इसका केवल अर्धसूत्री होता है, क्योंकि इसमें सारे अंग का विकसित नहीं होता है। इसमें सारे अंग के विकसित होने के लिए आपको समसूत्री जाना पड़ेगा विभाजन में, तभी जाकर के सारे अंग का विकास होता है। इसमें कुछ अंग का विकास होता है तो अर्धसूत्री के कारण से सफल होता है। तो प्रोक्रेटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्या देखा, तो ये किसके आधार पर बना हुआ, तो क्यों दो भाग में बांटा गया। तो वैज्ञानिकों ने जब सेल का अध्ययन किया, देख रहा है कि दिन पर दिन हमेशा रिसर्च हो रहा है, तो सेल का अध्ययन होने के बाद 1990 के दशक में क्या 1900 के दशक में क्या देखा कि वैज्ञानिकों ने कि कुछ कोशिका ऐसी है जिसमें सभी तरह के अंग पाए जा रहे हैं और कुछ कोशिका ऐसी है जिसमें सभी तरह के अंग नहीं पाते हैं। तो उन्होंने उसको उसी आधार पर क्या कर दिया, प्रीयूकेरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रीयूकेरियोटिक मतलब होता है जो प्री अवस्था में, यूकेरियोटिक मतलब इसका निर्माण हो चुका है, डेवलप कर गया है। तो डेवलप और क्या अनडेवलप के आधार पर तथा केंद्रक मैंने पूरे अंग का विकास है और केंद्रक के विकास के आधार पर दो भागों में बांटा गया, प्रोक्रेटिक और यूकेरियोटिक। ध्यान सुनना, प्रोक्रेटिक को तो बताएगा पूछा कौन सा कोशिका डेवलप है, तो बोलना यूकेरियोटिक। कौन सा कोशिका डेवलप नहीं है, कम डेवलप, अल्पविकसित है, तो क्या बोल देना, प्रोक्रेटिक। कौन सा डेवलप है तो ये बोल देना, ठीक ना। तो डेवलप और अनडेवलप के आधार पर इसके दो प्रकार है कोशिका के, ठीक ना। कौन कौन, ये है, ठीक ना। तो एक इसमें समानता भी है तो डिफरेंस भी है। तो सबको पता है कि इसमें केंद्रक पूर्ण अवस्था में, एक में केंद्रक का अभाव, दोनों में भित्ति पाता है, दोनों में राइबोसोम, दोनों में तुमको डीएनए, दोनों का विभाजन होता है, ठीक ना। लेकिन अंतर क्या है, इसमें केंद्रक पूर्ण, इसमें केंद्रक अपूर्ण। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाता है। इसमें लाइसोसोम पाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाता है। यही दोनों में मेन अंतर है, ठीक ना। आज यही तक रखते हैं, इसको धीरे धीरे कर करके वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। ये पहला चरण हमारा पूरा हो गया, इसको पकड़ लेना सब।